वीडियो में हम लोग करने वाले एम करीम बुक का वेक्टर चैप्टर के क्वेश्चंस। ओके, जो एम करीम बुक है फिजिक्स की, उसमें वेक्टर चैप्टर में आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन हम लोग करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा है वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू इक्वल टू आर, मॉड ऑफ वेक्टर वी P equal to Q equal to R. Basically magnitude of P Q R equal, then what is the angle between P and Q? तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने में आपको ध्यान ये रखना है कि जो गिवन पार्ट है वो आपको ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वेक्टर P, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R। ओके, तो इन सबको मैं ना x मान लेता हूँ। ये सारे का मैग्नीट्यूड इक्वल है जो x के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, वेक्टर p, अब क्वेश्चन में यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चों तो ये जो पार्ट है वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू r, तो इसको लिख लेते। अगर आप फॉर्मूला लगाओगे वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू r, तो जो वेक्टर का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड यानी रिजल्टेंट वाला, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट का स्क्वायर। यही होता है, फॉर्मूला है तो ये आप होप आपको पता होगा। अब यहाँ पे हमने वेक्टर p, वेक्टर q और वेक्टर r को किसके इक्वल माना है बच्चों, x के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे x के इक्वल माना है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी और क्यू दोनों, पी और क्यू, यहाँ पी की भी वैल्यू मतलब सबकी वैल्यू एक्स है, तो 2x स्क्वायर यहाँ भी लिख सकते हैं क्या बच्चों। देखो ना, पी और क्यू दोनों इक्वल है ना, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब आर भी तो एक्स के बराबर है, तो आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैंने कैसे लिखा, तो p किसके बराबर है, यहाँ पे देखिए p को अगर आप देखोगे बच्चों, तो p को अगर आप देखोगे तो p x के इक्वल है, q भी x के इक्वल है, तो p की वैल्यू मैंने x रखा, q की वैल्यू मैंने x रखा, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये r स्क्वायर है तो r की वैल्यू अपन x माने हैं, तो यहाँ भी x स्क्वायर लिखते हैं। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे कॉस थीटा रह गया बच्चों, यहाँ पे कॉस थीटा जरूर लिखिएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 2x स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये 2x को मैं उस साइड लेके आता हूँ, माइनस 2x स्क्वायर। थोड़ा सा और मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ये 2x स्क्वायर को भी नीचे ही भेज दूँ। देखिए यहाँ पे जस्ट यहाँ पे इस साइड लाया मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन किया है ना। तो अब आप देखो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं अपन, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो बचेगा क्या, -1/2। अब -1/2 का क्या मतलब है बच्चों, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे 120 डिग्री के इक्वल होगा, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो ज़रूर पूछिए, आपको लगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो बच्चों, है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों क्या दे रखा है, p प्लस क्यू इज इक्वल टू वेक्टर r। यहाँ पे वेक्टर p प्लस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड r के बराबर है, देन व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन p एंड q। सेम प्रोसेस रहने वाला है, यहाँ मैं सारे को क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे जहाँ भी लगे आप स्क्रीनशॉट जरूर रखिए अपने साथ। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो और कोशिश करिए न्यूमेरिकल बनाते टाइम क्वेश्चन को थोड़ा खुद भी कैलकुलेट करिए, सॉल्व करिए, क्योंकि आप सिर्फ सॉल्यूशन देख के आपको आंसर से नहीं होगा, आपको खुद भी हाथ चलाना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, सॉल्यूशन देखने के बाद भी आपको क्वेश्चन बनाने हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, जो ये वाला पार्ट दे रखा है उसको लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस मॉड ऑफ वेक्टर q
इज इक्वल टू वेक्टर आर, आर वेक्टर के बराबर है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू, हमें एंगल बिटवीन पी एंड क्यू के बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ईजी है, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। वेक्टर पी यहाँ पे जैसे हम लोग पहले लिखते रिजल्टेंट का स्क्वायर, मतलब वेक्टर पी प्लस वेक्टर पी का पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये रिजल्टेंट किसके बराबर है बच्चों, वेक्टर p प्लस वेक्टर q के बराबर है। ठीक है, तो रिजल्टेंट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना गिवन p प्लस q के बराबर, तो p प्लस q का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट ऑलरेडी p प्लस q के बराबर दे रखा है, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये क्यू है बच्चों, थीटा और क्यू में कंफ्यूज मत हो जाना, प्लस 2pq कॉस थीटा। अब यहाँ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे अगर इसको ब्रेक करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा बच्चों। ठीक है, अब ऐसा कर से कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पी स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर, क्यू स्क्वायर विल कैंसिल ईच अदर, तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या लिख सकते हैं, 2pq इज इक्वल टू 2pq कॉस थीटा। यहाँ देखिए 2pq विल कैंसिल ईच अदर, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1। तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होता है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 तब होता है जब थीटा कितने के बराबर हो, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आई होप आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन को जरूर खुद से भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। आपको लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सॉल्यूशन का, आप नोट डाउन बाद में इसको कर लेना। ठीक है, तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सिमिलर है, वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू वेक्टर r दे रखा है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, तो p प्लस q इज इक्वल टू r, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, देन वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन p एंड q। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। फिर से ये जो पार्ट दे रखा है वेक्टर p प्लस वेक्टर q इज इक्वल टू आर, तो इसको अगर ओपन करेंगे तो रिजल्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, अब रिजल्टेंट किसके बराबर है, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है ना बच्चों, रिजल्टेंट इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के बराबर है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर जैसे है वैसे लिखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो तो कुछ पार्ट इसमें कैंसिल हो जाएगा, पी स्क्वायर कैंसिल करेगा एक दूसरे को, क्यू स्क्वायर भी कैंसिल करेगा एक दूसरे को, क्या बचेगा बच्चों 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2pq सॉरी यहाँ पे 0 बचेगा ना बच्चों, सॉरी 0। ठीक है, 2pq बिकॉज यहाँ पे पी सारे कैंसिल हो रखे हैं ना एक दूसरे से, तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू 0/2pq। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा 0। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होता है, जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होता है तो कॉस 0, देखिए आंसर भी आपका 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफरेंट है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अब थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट भी सीखना है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 को सीखते हैं बच्चों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एट व्हाट एंगल 3 फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, अब ये ध्यान रखिएगा इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, एक्ट सो दैट देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0, मतलब रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो 3 फोर्स और इक्वल में रिजल्टेंट, अब देखिए बच्चों अपने पास मान लीजिए मेरे पास कोई 3 वेक्टर है, मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी,
और कोई वेक्टर सी है। तो तीनों फोर्स का रिजल्टेंट कब जीरो होगा? जब फाइनली एक ऐसे मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट जीरो होने के लिए वेक्टर सी को हमेशा ऐसा आना होगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वेक्टर ए, तो वहाँ पे वेक्टर सी को आना पड़ेगा। तो इसी केस में हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? जीरो बच्चों, जीरो। ये ध्यान रखिए, ये कॉन्सेप्ट है। तीन फोर्स है और तीनों फोर्स को आपको इसी तरीके से अलाइन करेंगे, क्योंकि यहीं पे फाइनली घूम के आना चाहिए, देन ओनली मैग्नीट्यूड विल बी जीरो। बट अब इस क्वेश्चन में अपन बात करें ना बच्चों, तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ लिखा है इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर वी, वेक्टर सी तीनों इक्वल है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो वेक्टर ए, वेक्टर वी और वेक्टर सी तीनों को मैं इक्वल बनाता हूँ। दिस इज वेक्टर ए, ठीक है, दिस इज वेक्टर बी और दिस इज वेक्टर सी। तो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल तभी होगा जब सारे, ये देखिए तीनों का मैग्नीट्यूड हमने इक्वल करा, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इस केस में ट्रायंगल कैसा बनेगा? जब तीनों साइड बराबर हो और ट्रायंगल बनाना हो। ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं अपन? क्योंकि तीन वेक्टर और मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। तो साइड इक्वल है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है इक्वल मैग्नीट्यूड, तो इक्वल मैग्नीट्यूड है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है? सो द व्हाट इज द एंगल बिटवीन थ्री फोर्सेज, तीनों फोर्सेज के बीच एंगल कितना है? तो अब यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिए बच्चों, ये रहा वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी, ए और बी के बीच आपको एंगल निकालना है। तो देखिए यहाँ हेड और टेल आपस में जुड़ा है, यानी टेल टेल मिलाना पड़ेगा ना, तो इस वेक्टर को अपन एक्सटेंड कर सकते हैं। वेक्टर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, तो इसको एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे तो ये 60, ये कितना हो गया बच्चों? 120। उसी तरह से यहाँ एक्सटेंड करोगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 120। सिमिलरली इसको आगे एक्सटेंड करोगे तो 120 डिग्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। न समझ में आया ज़रूर बताइए, यहाँ पे अपन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट में डाउट हो, कुछ भी सीखने में, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अ फोर्स एफ इज डायरेक्टेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस, कैलकुलेटेड कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब देखिए ये अपने पास बच्चों वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अगर कोई सा भी फोर्स एफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड है, कोई फोर्स एफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्टेड है, तो इसका कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स क्या होगा? अब जो फोर्स वाई के अलॉन्ग ही डायरेक्टेड है उसका एक्स के अलॉन्ग तो कंपोनेंट जीरो ही होगा ना। तो अगर यही क्वेश्चन उल्टा कर दे कि एक्स की ओर डायरेक्टेड है तो कंपोनेंट अलॉन्ग वाई क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सॉल्यूशन है। अगले वीडियो में इससे आगे का क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। मेरे चैनल पे आपको फिजिक्स का और एम करीम बुक वगैरह का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।